सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल, जिसकी समय सीमा मानी जाती है। सामान्यतः समय सीमा है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके अनुसार जो रीतिकाल का है उसकी समय सीमा मानी जाती है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। यानी ईस्वी सन की बात करें तो 1643 ईस्वी सन से 1843 ईस्वी सन तक इस रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। हम बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रीतिकाल है उसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले वीरगाथा माना, उसके बाद में पूर्व मध्यकाल माना, और पूर्व मध्यकाल को कहते हैं भक्तिकाल। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल के बाद में उत्तर मध्यकाल माना और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाव्य कहा या रीतिकाल कहा। अब देखिए रीतिकाल में किस तरह से लेखन हुआ, तो सामान्यतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य हिंदी में लिखा गया उसे रीतिकाव्य कहते हैं। यानी कि जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ थे उन्हीं का अनुकरण करते हुए हिंदी में जो काव्य लेखन किया गया उसे रीतिकाव्य कहते हैं। ये जो रीतिकाव्य है ये आम जनता का काव्य नहीं माना जाता, जबकि इसमें दरबारी संस्कृति का काव्य इसको कहा गया है। यानी इसमें इस काल में, रीतिकाल में जो काव्य लिखा गया वो आम जनता का काव्य नहीं है, बल्कि इस समय जो काव्य लिखा गया वो दरबारी संस्कृति का काव्य माना जाता है। अब बात करते हैं कि रीतिकाल है उसका नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। तो देखते हैं, एक साइड में लिखे हुए नाम, एक साइड में लिखे हुए विद्वान। तो रीतिकाल है उसको रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। देखिए रीतिकाल है उसका रीतिकाल जो नाम दिया गया है, क्योंकि उन्होंने रीतिकाल है वो उत्तर मध्यकाल था, उसको उन्होंने रीतिकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीतिकाल जो रीतिकाल है उसका रीतिकाल नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी को रीतिकाव्य कहने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद में अलंकृत काल, यानी रीतिकाल है उसे अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने, और मिश्र बंधु विनोद है जिसकी रचना, और मिश्र बंधु ये तीन भाई है, बिहारी, गणेश और श्याम। बिहारी, गणेश और श्याम। सॉरी, गणेश बिहारी एक ही नाम है। गणेश क्योंकि ये सभी बिहारी है, गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी, यानी गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, ये तीन भाई है, ये तीनों ही बिहारी है, यानी श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। इन तीनों को मिश्र बंधु कहा जाता है, और इन्हीं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा था। इसके बाद रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल और राम कुमार वर्मा। अंधकार काल कहने वाले हैं त्रिलोचन, और रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल कहने वाले हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। जहाँ तक मेरा मानना है आप ये चार अच्छी तरह से याद कर लीजिए। रीतिकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रीतिकाव्य जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, श्रृंगार काल मिश्र बंधु, और अलंकार काल श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और अलंकृत काल मिश्र बंधु, यानी कि गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी ने अलंकृत काल कहा। उसके बाद में आपको याद करना है वैसे अंधकार त्रिलोचन और रीति श्रृंगार काल भागीरथ मिश्र। अब रीतिकाल के प्रवर्तक है वो अलग अलग विद्वानों के अनुसार इनके भी अलग अलग नाम हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर रचना की बात करें तो रीतिकाल में सबसे पहली रचना आती है कृपाराम की, जो कि 1541 में लिखी गई हित तरंगिणी। यानी हिंदी में सबसे पहले रीतिकाल से संबंधित पहली जो रचना मिलती है वो कृपाराम की है, वो है हित तरंगिणी, जो कि 1541 ईस्वी में लिखी गई। यह रीतिकाव्य की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है, और इस रचना में नायिका भेद संबंधी बातें हैं। इसके अंदर 400 छंद है और इसका विभाजन 5 तरंगों में किया गया है। तो आपको कहीं से भी प्रश्न आए इसको याद होना चाहिए
कि रीतिकाल की सबसे पहली जो रचना है उसका नाम क्या है, वो है हित त्रिंगिणी। कब लिखी गई, 1541 में। इसमें छंद कितने हैं, 400, और इसमें तरंग है 5, यानी विभाजन हुआ है 5 तरंगों में। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, कृपाराम द्वारा। और यह रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना है, और इस रचना में नायिका भेद संबंधी ये रचना मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रीतिकाल के सर्वप्रथम कवि केशव दास है, जिनका जन्म 1555 से 1617 माना जाता है, यानी डॉक्टर नगेंद्र है, उनके अनुसार रीतिकाल के प्रथम कवि है केशव दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक जो माना है वो चिंतामणि को माना है, जो 1643 ईस्वी से माना जाता है। समग्र रूप से देखा जाए तो रीतिकाल है उसके प्रतिनिधि कवि होते हैं वो बिहारी माने जाते हैं, क्योंकि बिहारी के अंदर वो सभी गुण हैं जो रीतिकाल में एक कवि में होने चाहिए। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं बिहारी। और इस रीतिकाल में जो प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस। रीतिकाल के उदय के कारण रीतिकाल है वो कैसे आया, तो देखिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीति काव्य का उदय हुआ, कि जो राजा हुए उन्होंने अनेक विद्वानों को अपने यहाँ आश्रय में रखा और उनकी रुचि के अनुसार उन्होंने जैसा काव्य लिखवाया वो वैसे लिखते गए। तो अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीति काव्य का उदय हुआ, ऐसा मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संस्कृत साहित्य से प्रेरणा और प्रभाव से जो रीति काव्य है वो लिखा गया, यानी संस्कृत साहित्य से, जो हमने पहले ही सामान्यतः डेफिनेशन पढ़ी थी कि संस्कृत साहित्य से प्रेरणा और प्रभाव से जो रीति काव्य है उसका उदय हुआ, ऐसा कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नगेंद्र कहते हैं दरबारी संस्कृति के प्रभाव से कवि हताश और निराश हो गए थे। दरबारी संस्कृति थी और जैसा वहाँ के राजा होते थे उनकी प्रशंसा में ही वो जो कवि उनके आश्रय में रहते थे वो लिखते थे। तो कहते हैं दरबारी संस्कृति के प्रभाव से कवि हताश और निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य लिखा गया, अर्थात जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति से निराश हो गए थे। तब ये कहते हैं कि रीति काल का उदय हुआ, और ऐसा कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो इन सभी की जो परिभाषा है वो आपको याद करनी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण भक्ति का रीतिकाल का उदय हुआ था, ऐसा मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संस्कृत साहित्य से प्रेरणा ये मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दरबारी संस्कृति के प्रभाव से कवि हताश और निराश हो गए थे और जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति से निराशा थी, ऐसा मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। अब देखिए रीतिकाल की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां देखिए। लक्षण ग्रंथों की रचना। रीतिकाल में जो लक्षण ग्रंथ है उनकी रचना की गई। वो लक्षण ग्रंथ जैसा संस्कृत साहित्य में जैसा लिखा गया था उन्हीं का इसमें वर्णन किया गया था। लक्षण ग्रंथों की रचना, इसमें श्रृंगारिकता की जो प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यानी श्रृंगार पर खूब लिखा गया रीतिकाल में। अलंकारिकता है इसमें, आश्रयदाताओं की, यानी जो जिस राजा के दरबार में रहते थे उन राजाओं की प्रशंसा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। चमत्कार, अतिशयता, यानी इसमें पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी राजा को खुश करने के लिए वो इस हद तक चले गए कि अपने जो उपमान है, जो तुलना की जाती है वो भी अतिशय हो गई, यानी पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग हो गया। काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव, और कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं है जिससे क्या है कि लोक मंगल की भावना हो। तो इसमें ये जो बातें हैं, चमत्कार, अतिशयता, काव्य में लोक मंगल की भावना और अत्यधिक रसिकता और श्रृंगारिकता, इस रीतिकाल में खूब लिखा गया। इस वजह से जो रीतिकाल है उसका पतन होने का ये प्रमुख कारण है। देखिए, एक तो चमत्कार, अतिशयता और काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव है इसमें, और अत्यधिक रसिकता और श्रृंगारिकता है। इस वजह से यह जो रीतिकाल है वो कुछ दिनों का ही मेहमान रहा, या यूँ कहें कि ये जो काल है वो कम समय में ही ध्वस्त हो गया, क्योंकि इस काल के अंदर वो बातें जो लोगों को अच्छी सोच के लिए प्रेरित करें, या यूँ कहें कि वहाँ की जनमानस की पीड़ाओं को व्यक्त करे, ऐसा कुछ नहीं था। इस वजह से जो रीतिकाल है
उसका पतन होना निश्चित था। इसके अंदर जो रीतिकाल के अंदर कवि और आचार्य थे, उनको कवि से आचार्य बनने की प्रवृत्ति खूब थी। इसमें उनमें नायिका भेद निरूपण खूब किया गया। भक्ति और वैराग्य की भावना भी इस काव्य में है। कुछ कवियों ने वीर रस की कविता भी लिखी है। देखो, इसमें श्रृंगार रस है, उसकी प्रधानता तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें वीर रस की भी कविता लिखी गई, जैसे भूषण ने लिखी। इसके अलावा कला पक्ष की प्रधानता और ब्रज भाषा का प्रयोग, ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रज भाषा का प्रयोग रीतिकाल में खूब हुआ। भक्ति और नीति संबंधी भी बातें हैं, लेकिन इतनी नहीं है, लेकिन इसके अंदर है जरूर, भक्ति संबंधी बातें भी है और नीति संबंधी दोहे भी लिखे गए हैं। उसके बाद में नारी चित्रण भी इसमें है। नारी चित्रण तो खूब किया गया है और प्रकृति चित्रण भी है। और प्रकृति चित्रण के जो महत्वपूर्ण कवि है उसमें सेनापति का नाम आता है और दूसरा नाम आता है पद्माकर का। उसके बाद बात करते हैं कि रीतिकाल के जो कवि हुए हैं उनका वर्गीकरण देखिए। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति के आधार पर रीति कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। देखिए, रीतिकाल है, इसमें जो कवि हैं उनको डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक तो कहा है उन्होंने रीतिबद्ध कवि, एक रीति सिद्ध कवि और एक रीति मुक्त कवि। ये आप सभी को याद है, आपको अच्छी तरह से याद करना है कि रीतिबद्ध कवि कौन से है, रीति सिद्ध कवि कौन से और रीति मुक्त कवि कौन से है। तो रीतिबद्ध कवि देखिए, रीतिबद्ध जो कवि है वो कवि है जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे और संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे उन्हीं के आधार पर अपने ग्रंथों की रचना की हिंदी में, तो उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। यानी ऐसे कवि जिन्होंने रीति के बंधन में वो बंधे हुए थे और जैसे ही उन्होंने संस्कृत साहित्य में जो ग्रंथ लिखे थे उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाकर उन्होंने काव्य रचनाएं की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिबद्ध जो कवि हैं उनको 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक तो रीति चेतस कवि, यानी डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं कि रीतिबद्ध जो कवि है, रीतिबद्ध कवि एक बार बात कर लेते हैं कि रीतिबद्ध कवि जैसे केशवदास है, चिंतामणि है, मतीराम है, देव है, भूषण है, पद्माकर है, भिखारी दास है, कुलपति मिश्र है, रसलीन है, जसवंत सिंह, ग्वाल कवि, तोष कवि, मंडन मिश्र, सूरती मिश्र और सोमनाथ, इस तरह से बहुत सारे और भी कवि हैं। तो जो महत्वपूर्ण कवि आ गए वो जो रीतिबद्ध कवि है। अब देखिए, रीतिबद्ध कवि ये वो कवि है जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ थे उन्हीं के आधार पर हिंदी में रचनाएं करते थे, तो वो है रीतिबद्ध कवि। अब ये कवि आपको नाम याद होंगे, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, भूषण, पद्माकर, भिखारी, कुलपति मिश्र, रसलीन, जसवंत सिंह, ग्वाल कवि, तोष कवि, मंडन मिश्र, सूरती मिश्र और सोमनाथ, और भी बहुत सारे कवि हैं। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि रीतिबद्ध जो कवि हुए इसकी भी 2 श्रेणी है, ये भी आपको याद रखना है। एक तो रीति चेतस कवि और एक है काव्य चेतस कवि। रीति चेतस कवि वो है जो केवल लक्षण ग्रंथ लिखते थे, संस्कृत के जैसे लक्षण ग्रंथ थे उन्हीं को आधार बना के। लेकिन काव्य चेतस कवि है जो लक्षण और उदाहरण दोनों ही लिखते थे। तो देखिए, इन्होंने कहा कि केवल, वैसे देखा जाए तो रीतिबद्ध कवि है वो दोनों ही करते हैं। रीतिबद्ध जो कवि है वो लक्षण ग्रंथ ही लिखते हैं और इनके साथ साथ में उदाहरण ग्रंथ भी लिखते हैं, ये दोनों ही लिखते हैं। लेकिन इन दोनों को डॉक्टर बच्चन सिंह ने अलग अलग नाम दिए कि जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं उसे रीति चेतस कवि कहते हैं, जो उदाहरण ग्रंथ लिखते हैं उन्हें काव्य चेतस ग्रंथ कहते हैं। काव्य चेतस ग्रंथ या काव्य चेतस कवि है वो है, वैसे दोनों ही हैं रीतिबद्ध कवि में। तो इसमें केवल लक्षण लिखने वाले यानी केवल लक्षण ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि हैं, भिखारी दास है, प्रताप शाही है, ग्वाल कवि है, ये है। और काव्य चेतस कवि जो लक्षण और उदाहरण दोनों लिखते थे उसमें हैं मतीराम, भूषण, देव और पद्माकर। उम्मीद करता हूँ थोड़ा समझ में आया होगा। रीतिबद्ध कवि वो जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ थे उन्हीं को आधार बनाकर हिंदी में काव्य करते थे, जिसमें प्रमुख कवि केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देवदत्त, ये नाम पढ़े हमने। फिर जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं वो कहते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक रीति चेतस कवि और दूसरे है काव्य चेतस। रीति चेतस कवि और दूसरे है काव्य चेतस कवि। तो रीति चेतस कवि है
वो केवल लक्षण ग्रंथ लिखते थे, केवल लक्षण ग्रंथ। और काव्य चेतस कवि हैं वो लक्षण तो लिखते ही थे और उदाहरण भी लिखते थे, उदाहरण ग्रंथ भी लिखते थे। अब ये कौन से कवि हैं और ये कौन से कवि हैं? तो रीति चेतस कवि है वो है चिंतामणि, भिखारीदास, प्रतापशाही, ग्वाल कवि। और काव्य चेतस कवि है जो है मतीराम, भूषण, देव और पद्माकर। उसके बाद हम बात करते हैं रीति सिद्ध कवि। आप जो मेरा चैनल है उसे लाइक ज़रूर करें और आप इसमें कमेंट भी डालते जाएं ताकि जो वीडियो बनाता है तो उसको लगे कि मैं जो बना रहा हूँ मेरा काम है वो सार्थक सिद्ध होगा सभी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक कीजिए और उसमें कमेंट डालना न भूलें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब दूसरा देखिए रीति सिद्ध कवि। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं परंतु उनमें उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए काव्य लिखा गया है। देखिए लक्षण ग्रंथ इसमें नहीं लिखे गए रीति सिद्ध कवि, लेकिन उनके नियमों का पालन किया गया है। जैसे जैसे ये लक्षण ग्रंथ के नियम थे उसमें जो डालना था उनके नियम के अकॉर्डिंग वो सब है इसमें, लेकिन सिर्फ लक्षण ग्रंथ नहीं है, तो वो है रीति सिद्ध कवि। अब ये रीति सिद्ध कवि है कौन से? यानी जो हम बात करें कि रीति की परिपाटी है उसके अनुकूल उन्होंने उसके अनुकूल जो रीति की परिपाटी, जैसे रीति है उसकी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं लिखी उन्होंने। रीति सिद्ध कवि हैं, उन्होंने रीति की परिपाटी है उसका नियम तो रखा है लेकिन रचनाएं है वो स्वतंत्र लिखी है। तो वो कवि कौन कौन से हैं? जैसे बिहारी है, आपको मुख्य तो बिहारी याद करने। उसके अलावा देखो कई बार आ जाता है कि रीति सिद्ध कवि कौन सा नहीं है, तो हमें निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बिहारी हमें याद रहता है। तो बिहारी को तो आपको याद ही रखना है, बिहारी है उसको तो याद रखना ही है। अब मेरे मुँह से निकले भिखारीदास इसमें नहीं है। जो बिहारी है वो है, तो देखिए बिहारी, रसनिधि, सेनापति, नेवाज, पजनेश कवि, बेनी परवीन, हठीजी, वृंद कवि, कृष्ण कवि और नृप शंभु। इस तरह से और भी है, लेकिन आपको महत्वपूर्ण जो कवि है उसके नाम याद करने हैं। जैसे बिहारी है, रीति सिद्ध कवि बिहारी, रसनिधि, सेनापति, नेवाज, पजनेश कवि, बेनी परवीन, हठीजी, वृंद कवि, कृष्ण कवि, नृप शंभु। और ये जो रीति सिद्ध कवि हुए हैं इनको स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास नाम दिया कि ये स्वच्छंद कवि है लेकिन ये पूर्व आभास है, ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी रीति सिद्ध कवि को स्वच्छंदतावाद का पूर्वाभास कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर तीसरा है रीति मुक्त कवि। ये देखिए जिन कवियों ने न तो रीति के आधार पर लिखा और न ही लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पालन किया, यानी उस समय की जो रीति थी उसके अनुकूल भी उन्होंने नहीं लिखा, न ही संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे उसी को आधार बनाया और न ही उन्हें लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पालन किया, बल्कि उन्होंने स्वतंत्र मनोवर्ती के आधार पर काव्य लिखा। महत्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्र मनोवर्ती के आधार पर, यानी रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त जो रचनाएं लिखी गई, यानी जो रीति परंपरा है उसकी साहित्यिक रूढ़ियाँ हैं उससे मुक्त होकर स्वतंत्र साहित्य लिखा गया, वो है रीति मुक्त काव्य। इसके प्रमुख कवि देखिए, महत्वपूर्ण कवि है, आपको हमेशा पूछा जाता है, याद ही रखना है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। यानी रीति मुक्त कवि वे जो रीति जो परंपरा है जो रूढ़ियाँ हैं उनसे अलग स्वतंत्र काव्य लेखन किया गया, वो है रीति मुक्त काव्य। और ऐसे कवि जो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। इसके बाद में रीति आचार्यों की श्रेणियाँ देखिए, जो रीति काल में आचार्य हुए यानी कवि हुए उन्होंने अपने आप को आचार्यत्व या आचार्य बनने की कोशिश की है। तो इनमें कौन से आचार्य किस तरह के माने जाते हैं? देखिए, उद्भावक आचार्य, पहला आचार्य माने उद्भावक, दूसरा माने व्याख्याता आचार्य और तीसरा माने कवि शिक्षक आचार्य। ये तीन श्रेणियाँ मानी हैं। तो रीतिकालीन आचार्यों की तीन श्रेणियाँ हैं। इन तीनों श्रेणियों में कौन से कवि आते हैं? देखिए, उद्भावक आचार्य उसे कहा जाते हैं जिन्होंने अपना मौलिक सिद्धांत प्रतिपादन किया हो, यानी ऐसे कवि जो रीतिकाल में कोई सिद्धांत है वो अपना सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किया हो। जैसे देव कवि है,
अब उन्होंने क्या है कि देव घनाक्षरी या देव कवित है। वैसे कवित होता है वो 31 वर्ण का होता है, तो 32 का भी कवित है और 33 का भी कवित है, लेकिन देव ने हमेशा 33 वर्ण वाला कवित लिखा है। यानी उन्होंने अपने नाम से उसको नाम दिया है देव घनाक्षरी या देव कवित। देखिए, अपने नाम से किसी ने रचना का नाम दिया है, यानी ऐसी रचना जिसको कवित है लेकिन इसमें जो वर्ण है उसकी मात्रा वर्ण है उसको 33 वाला वर्ण है, यानी इसमें हर एक लाइन में 33 वर्ण दिए हैं और जिसने भी 33 वर्ण से लिखा है वो है देव कवि। तो यानी एक मौलिक सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने अपना एक सिद्धांत पेश किया है जिसमें 33 वर्ण लिख के कवित लिखा है, वो कवित देव का है। तो उद्भावक आचार्य वैसे आचार्य माने जाते हैं जो अपना मौलिक सिद्धांत देते हैं, और मौलिक सिद्धांत दिया है देव ने, और देव ने अपना एक देव घनाक्षरी है, देव कवित है, उसका प्रतिपादन किया। उसके बाद में बात करते हैं व्याख्याता आचार्य। उन्होंने कोई मौलिक सिद्धांत नहीं दिया है, पूर्व में स्थापित जो सिद्धांत है उसी की व्याख्या की है, यानी अपना कोई सिद्धांत नहीं है, अपनी तरफ से कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन जो सिद्धांत पहले से दिए हुए थे उन सिद्धांत की व्याख्या की है। और ऐसे कवि है केशव दास, चिंतामणि, ये बहुत सारे और कवि भी हैं जो लगभग मानते हैं कोई भी सिद्धांत देना बहुत मुश्किल होता है और उसकी व्याख्या करना ठीक है, आसान है। तो ये केशव दास है, चिंतामणि है, मतीराम, बहुत सारे होंगे। उसके बाद में है तीसरा कवि शिक्षक आचार्य, यानी जिन्होंने केवल सरस रूप में काव्य लेखन किया, बस सिंपल सा एक काव्य लेखन ही किया है। तो ऐसे आचार्य हैं बिहारी, जिन्होंने अपनी तरफ से लिखा है और सरस रूप में, आसान सा, जिसने कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, सरस रूप में लिखा है, आसान, जो सभी को समझ में आ जाए। अब देखिए उद्भावक आचार्य जिन्होंने कोई नया सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत दिया हो। व्याख्याता आचार्य जिन्होंने कोई सिद्धांत दिया है उसका क्या है, व्याख्या की है। और कवि शिक्षक आचार्य जिन्होंने सरस रूप में काव्य लिखा है, तो वो है बिहारी। डॉक्टर नगेंद्र ने समस्त हिंदी के जो समस्त कवि और आचार्य हुए हैं, उन्होंने उन सभी को कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में रखा है। यानी डॉक्टर नगेंद्र है वो कहते हैं जितने भी ये आचार्य हुए हैं, ये आचार्य कोई उद्भावक नहीं है, कोई व्याख्याता नहीं है, ये सारे क्या है, कवि शिक्षक आचार्य है, यानी सरस रूप में लिखने वाले हैं और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र। अब देखिए जो रीतिकाल में कवि हुए हैं उनके आचार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि ये कौन से आचार्य कैसे हैं। तो इसकी डेफिनेशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है, डॉक्टर नगेंद्र ने दी है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही है। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे वास्तव में कवि ही है। ये कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वो अपने आप को आचार्य न माने, वो सिर्फ क्या है, कवि है। फिर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं हिंदी के रीति आचार्य निश्चय ही नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके। किसी ऐसे व्यापक आधारभूत सिद्धांत को जो काव्य चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करता संपूर्ण रीति काव्य में अभाव है। यानी नगेंद्र कहते हैं कि हिंदी में कोई भी रीति आचार्य हुए हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है जो नवीन सिद्धांत है उसका आविष्कार कर सके, कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो नई दिशा प्रदान कर सके, और ये सा संपूर्ण रीति काव्य में अभाव है, और ऐसा कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। उसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं संस्कृत में जो अलंकार शास्त्र को लेकर जैसी सूक्ष्म विवेचना हो रही है उसकी कुछ भी झलक इसमें नहीं पाई जाती। यानी संस्कृत में अलंकार ग्रंथ लिखे गए हैं, वैसी सूक्ष्म विवेचना रीति काव्य में नहीं है, यानी झलक भी नहीं है इसमें। शास्त्रीय विवेचना तो बहुत कम ही कवियों में इष्ट थी, वे तो लक्षणों को कविता करके बहाना भर समझते थे। देखिए वो तो लक्षणों को कविता करके बहाना भर समझते थे, इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उसका निर्दिष्ट कोई अलंकार किसी दूसरे में अंतर्मुक्त हो या नहीं। ऐसा कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर विशेष बातें रह जाती है कि भक्तिकाल और रीतिकाल है, उसका समन्वय कवि कौन है, तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। और रीतिकाल को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा, वो है मार्कंडे वाजपेयी जी ने।
रीतिकाल श्रृंगार काव्य का मुख्य आधार है, यानी रीतिकाल है, इसमें श्रृंगार काव्य ही है और श्रृंगार काव्य जो लिखा गया है उसका मुख्य आधार है भक्ति काल के अंतर्गत जो कृष्ण काव्य धारा है, उसी से इसका विकास माना जाता है रीतिकाल का। तो उम्मीद करता हूँ रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने चर्चा की वहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कल की वीडियो में पढ़ेंगे रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि है उनकी विशेषताएं, उनकी रचनाओं के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।